अब देखो, जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी किसकी? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, है कि नहीं? तो वहां पे हमने कुछ केसेस लिए थे जहां पे एंगुलर मोमेंटम को हमने कंजर्व करवाया था, और वहां पे प्रॉपर्टी क्या थी कि जो भी बॉडी थी वो कुछ टाइम बाद अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या कर रही थी? रोटेट कर रही थी। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट, या फिर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखा है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। रिजिड बॉडी जब रोटेट करती है तब कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जहां पे बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, साथ में बॉडी रोटेट भी कर रही है, और उस बॉडी के एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन क्या होगी और कैसे इसको हम डिराइव करते हैं वहां पे। तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूं यहां पे कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। अच्छा, ये हमें मालूम है कि जब भी हम किसी बॉडी को एयर में थ्रो करते हैं, जैसे अगर ये डस्टर है, डस्टर को अगर मैं एयर में थ्रो कर दूं तो डस्टर क्या करेगा? ऐसा नहीं कि डस्टर ऐसे ही जाएगा, डस्टर ट्रांसलेट भी करेगा, साथ में डस्टर वहां पे क्या करेगा? रोटेट भी करेगा। और होता क्या है, जो भी बॉडी रहती है वो बॉडी हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करती है? रोटेट करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कभी करके देखना वहां पे, कि जैसे टेबल है, जैसे ये टेबल है, टेबल पे एक रॉड को लाके प्लेस कर दो। टेबल है, टेबल पे एक रॉड को लाके वहां पे क्या करो? प्लेस करो। और अब इस रॉड को यहां पे हिट करो, इस जगह। तो जो भी टेबल है, टेबल पे हमने किसी रॉड को लाके प्लेस कर दिया है, रॉड अभी रेस्ट में है, सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है। अब जैसे ही हम रॉड के इस एंड को हिट करते हैं तो ये रॉड आगे भी जाती है, तो ये जो रॉड रहती है ये रॉड ट्रांसलेट भी करती है, और साथ में ये रॉड वहां पे रोटेट भी करती है। और अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, अगर तुम इस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, तो ये रॉड ट्रांसलेट भी कर रही है, और साथ में ये रॉड वहां पे क्या कर रही है? रोटेट भी कर रही है। लेकिन जो भी रोटेशनल मोशन है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो जनरली क्या होता है, किसी बॉडी को अगर हम थ्रो करेंगे और बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो रोटेशनल मोशन किसके अबाउट हो रहा होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा होगा। तो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, तो देखो अब हम शो कर रहे हैं यहां पे एक रिजिड बॉडी। अब देखो, जो भी रिजिड बॉडी है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और साथ में वहां पे क्या कर रही है? रोटेट भी कर रही है। तो ये जो रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। अब यहां पे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसको लिखो वहां पे VCM। तो VCM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? VCM रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। साथ में अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितने ही पार्टिकल रहेंगे वो वहां पे क्या कर रहे होंगे? रोटेट भी कर रहे होंगे वहां पे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखेंगे तो ये बॉडी वहां पे रोटेट कर रही होगी, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ओमेगा यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। VCM यहां पे क्या है? VCM यहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो ये तुम्हारा ग्राउंड है, यहां पे एक्स एक्सिस ये हो गई, वाई एक्सिस ये हो गया ओरिजिन, ओ पॉइंट। तो किसी टाइम पे ये तुम्हारा ग्राउंड का फिक्स पॉइंट O है, और इसके रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिखो वहां पे RCM। तो RCM किसी टाइम पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट O, और VCM वहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, जो किसको दिखाई दे रही होगी? ये दिखाई दे रही होगी उस ऑब्जर्वर को जो कहां पे खड़ा हुआ है? ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वहां पे।
अब मैं अगर यहां पे कोई एक पार्टिकल मार्क करूं, मान लो यहां पे कोई पार्टिकल है, इसका मास m1 है और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये है एट ए डिस्टेंस r1। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और r1 उसका पोजीशन वेक्टर है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसको बोलो वहां पे r1 cm। तो ये हो गया पार्टिकल 1 की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे पार्टिकल 1 की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बताओ क्या लिखोगे वहां पे। अगर मुझे पार्टिकल 1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करनी है तो यहां से इसको ज्वाइन कर दो एक वेक्टर, ये हो जाएगा 1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ट्राइंगल लॉ यूज करोगे तो 1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, ये होगी 1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो ये फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब सिमिलरली अगर हम बात करें वहां पे वेलोसिटी की, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, हम लिखेंगे वहां पे पार्टिकल 1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और पार्टिकल 1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो वहां पे r1 ओमेगा होगी। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई बॉडी, रिजिड बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो जब हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखते हैं तो हर पार्टिकल हमें क्या होता है, रोटेट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो यही पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है कि नहीं है वहां पे। अब मैं अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था वहां पे r1, देखो जो भी फॉर्मूला था वहां पे r क्रॉस p। तो r का मतलब क्या हो गया, r1g क्रॉस m1 इंटू क्या हो जाएगा, v1g। देखो यही लिखोगे, नहीं लिखोगे यहां पे r1g फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और m1 v1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम वहां पे। अगले स्टेप में इक्वेशन क्या हो जाती है, अगले स्टेप में इक्वेशन हो जाती है L। r1g की जगह हम पुट कर सकते हैं r1cm प्लस rcm का मतलब हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस नहीं क्रॉस हो गया वहां पे m1, और v1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, वो होगी v1 की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो तो वहां पे क्या होगी, vcm हो जाएगी वहां पे। देखो यही रिजल्ट है कि नहीं है वहां पे r क्रॉस p का, वहां पे बोलो इतना रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। r1cm क्रॉस वहां पे क्या हो गया, rcm। देखो इतना है कि नहीं वहां पे, r क्रॉस p था कि नहीं था वहां पे, तो r क्रॉस p है, तो इस तरह से रिजल्ट वहां पे हमने लिख दिया वहां पे। अच्छा, अब मान लो अगर इसी रिजल्ट को हमें जनरलाइज करना है, तो अगर जनरलाइज करने जाओगे रिजल्ट को, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम रहेगा वहां पे हम लिखें, वहां पे क्या, I पार्टिकल की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्रॉस समेशन ऑफ mi, फिर यहां पे हो जाएगा vi क्रॉस vi की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो इस तरह से रिजल्ट लिखोगे नहीं लिखोगे वहां पे? अगर हमने एक पार्टिकल लिखा था, दूसरे पार्टिकल की बात करेंगे तो R2CM प्लस RCM प्लस क्रॉस क्या हो जाएगा, M2V2CM, इस तरह से होगा ही नहीं होगा। तो अगर इसको हम जनरलाइज करें तो ऐसा लिख सकते हैं वहां पे। तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे RICM प्लस हो जाएगा RCM। और चाहो तो देखो समेशन ऑफ MI को हम बाहर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं वहां पे इस तरह से। देखो जरा चेक करो इस रिजल्ट को। अगर हम चाहें कि फर्स्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो यहां पे M1 पुट करेंगे, सेकंड पार्टिकल की बात करेंगे तो यहां पे R2। देखो है कि नहीं है ऐसा वहां पे? तो या तो हम चाहें तो इसको बताओ ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू समेशन ऑफ MI, ये हो जाएगा RICM प्लस RCM क्रॉस हो जाएगा VICM प्लस वहां पे VCM। देखो ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं वहां पे, क्योंकि रिजल्ट वहां पे क्या था हमारा R क्रॉस P, P का मतलब हो गया M1 इंटू V। देखो इतना है कि नहीं है वहां पे? अच्छा अब इसको एक्सपांड करेगा, बताओ इस टर्म को अगर एक्सपांड करें तो रिजल्ट वहां पे क्या आएगा? पहली जो टर्म आएगी वहां पे देखो इसको एक्सपांड करें तो पहले क्या लिख दें वहां पे समेशन ऑफ MI, फिर हो जाएगा वहां पे RICM क्रॉस VICM। देखो है कि नहीं वहां पे? फिर अगली टर्म क्या हो जाएगी? अगली टर्म हो जाएगी प्लस समेशन ऑफ MI, फिर ये हो जाएगा RICM क्रॉस VCM। देखो अभी इसको बाहर लिखते जाओ, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे? फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा समेशन ऑफ MI, समेशन ऑफ MI ये हो जाएगा RCM क्रॉस VICM प्लस वहां पे क्या होगा? प्लस हो जाएगा समेशन ऑफ MI RICM क्रॉस RCM। अच्छा पहले मल्टीप्लाई RICM वाली टर्म मल्टीप्लाई करी, अब RCM समेशन ऑफ MI और ये हो जाएगा RCM क्रॉस वहां पे VCM। देखो यही इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है वहां पे? देखो रिजल्ट वहां पे सही है कि नहीं है वहां पे, जो हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं वहां पे? अच्छा अब अगले स्टेप में हम क्या लिख दें? देखो अगले स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ MI RICM क्रॉस हो जाता है VICM।
समेशन ऑफ एम आई आर आई सी एम क्रॉस हो गया वी आई सी एम प्लस वीसीएम सबके लिए वहां पे क्या है, सेम है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई सी एम क्रॉस वीसीएम प्लस हो जाएगा वहां पे आर सी एम क्रॉस समेशन ऑफ एम आई वी आई सी एम प्लस हो जाएगा वहां पे समेशन ऑफ एम आई, ये तो हो गया टोटल मास, इनटू हो जाएगा आर सी एम क्रॉस वीसीएम। देखो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं वहां पे। अब फर्स्ट टर्म को देखो जरा, इस टर्म को देखो जरा, समेशन ऑफ एम आई, और ये हो जाएगा वहां पे आर आई सी एम क्रॉस वी आई सी एम। बताओ अब ये क्या दे रहा होगा वहां पे, अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस वी। बताओ इस केस में अगर हम आर क्रॉस वी करें तो चेक करो ये तुम्हारा वहां पे ओमेगा देगा कि नहीं देगा वहां पे, आर क्योंकि वी आई सी एम का मतलब क्या हो गया, वी आई सी एम का मतलब हो गया वहां पे आर वन क्रॉस इंटू ओमेगा। देखो ये चेक करो यार, इक्वेशन जो बन रही है वहां पे समेशन ऑफ एम आई, इसको हम क्या लिखें, इसको हम लिखें लीनियर मोमेंटम। भाई अगर मास को अगर हम अंदर लेके चले जाएं देखो यार इसको सही लिखा है कि नहीं लिखा है यहां पे, समेशन ऑफ एम आई इंटू वी आई सी एम। क्योंकि समेशन ऑफ एम आई तो वहां पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था वहां पे। तो चेक करो जरा इस इक्वेशन को, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं आर आई सी एम क्रॉस समेशन ऑफ एम आई इंटू वी आई सी एम, तो चेक करो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, ये बताओ मुझे यहां पे आर क्रॉस पी, तो ये बता रहा है पार्टिकल 1 का एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा यहां पे, भाई समेशन ऑफ एम आई इंटू वी आई इंटू सी एम, ये हो गया पार्टिकल 1 का लीनियर मोमेंटम, पार्टिकल 1 का लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इंटू क्या कर रहे हैं, आर आई सी एम मल्टीप्लाई, आर वन सी एम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चेक करो ये जो टर्म रहेगी अगले स्टेप में, ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। चेक करो यहां पे, यहां पे जब हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास मल्टीप्लाई हो गया, तो लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का ये हो जाएगा पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास
इंटू हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पे R1 से, वहां पे तो mv इंटू आर, तो बेसिकली हो जाएगा mv इंटू आर, और mv इंटू आर वहां पे क्या दे देगा, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। अगर हम बात करें वहां पे R और V के बीच के, तो एंगल कितना होगा यहां पे, तो मुझे रहा, अगर हम RICM, मैंने क्या बोला है, अगर कोई ऑब्जर्वर है, इसको इस तरह से इमेजिन करो यार, अगर कोई ऑब्जर्वर है और ये अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठा है, तो इसको पार्टिकल क्या होगा, इसको पार्टिकल हमेशा सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ दिखाई देगा, और V1 की वैल्यू जो रहेगी वो होगी R1 इंटू ओमेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे R और V के बीच के एंगल की, तो R और V के बीच का एंगल तो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया वहां पे। तो रिजल्ट वहां पे बन जाएगा, वहां पे समेशन ऑफ MI/RICM इंटू क्या हो गया, VICM। देखो ऐसा भी लिख सकते हैं वहां पे, एक चीज देखो यार, RICM और VICM इन दोनों के बीच का एंगल वहां पे 90 डिग्री है, R और V वहां पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगले स्टेप में वहां पे हो जाएगा समेशन ऑफ MI, ये हो जाएगा वहां पे RICM, VICM को लिख दोगे वहां पे RICM का स्क्वायर इंटू ओमेगा। देखो है कि नहीं है वहां पे भाई, VICM को क्या लिख दोगे, VICM को लिख दोगे वहां पे R1 इंटू ओमेगा, तो RICM इंटू ओमेगा, RICM यहां पे हो जाएगा समेशन ऑफ MI इंटू RI, ये क्या दे देगा, ये दे देगा वहां पे बॉडी का, ये दे देगा वहां पे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू ओमेगा। वहां पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ओमेगा को अगेन हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बेसिकली क्या बता रही है, ये वैल्यू बता रही है वहां पे आई इंटू ओमेगा। आई वहां पे किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो इसको हम अगले स्टेप में ऐसा भी लिख सकते हैं LCMB। अभी मैंने इस टर्म को अलग से सॉल्व किया है, इस टर्म को मैंने अलग से सॉल्व किया है। वहां पे R और V दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा RV और V1 की जगह लिख दिया R1 इंटू ओमेगा, तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ MI RICM का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू ओमेगा। तो जो फर्स्ट टर्म निकल के आती है वो रिप्रेजेंट करती है बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो वो हो जाएगा ICM इंटू ओमेगा प्लस, अब चेक करो बाकी वैल्यूज को वहां पे, बताओ समेशन ऑफ MI इंटू RICM ये क्या देगा वहां पे, और समेशन ऑफ MI इंटू VICM क्या देगा वहां पे। RICM का मतलब क्या होता है, RICM का मतलब होता है पार्टिकल 1 की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वहां पे। अच्छा जैसे देखो वहां पे मान लो हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल है इसका मास m है, दूसरा पार्टिकल है इसका मास वहां पे 2m है। और मान लो ये दोनों पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे हैं, L डिस्टेंस पे हैं वहां पे। अच्छा अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है तो सेंटर ऑफ मास लोकेट क्या करेंगे, m इंटू 0 2m इंटू L अपॉन क्या हो जाएगा 3m। तो जो भी सेंटर ऑफ मास रहेगा वो होगा 2l/3 यहां से, तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास रहेगा, ये डिस्टेंस होगा 2l/3, ये डिस्टेंस होगा l/3। अब चेक करो वहां पे मैं करना क्या है, यहां पे क्या बोल रहा है, पार्टिकल 1 इंटू क्या करना है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन, इन सबको ऐड करना है किसके रेस्पेक्ट में। देखो तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उसकी पोजीशन राइट की ओर है, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2m इंटू L/3।
सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर इस पार्टिकल देखोगे तो इसकी पोजीशन लेफ्ट की ओर है, तो साइन क्या लोगे, माइनस m इंटू 12/3। इसको हमें यहां पे ऐड करना है, इस टर्म की बात कर रहे हैं। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि जब इस टर्म की बात कर रहे हैं तो ये बता रहा है पार्टिकल की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो अगर हमारे पास दो पार्टिकल का सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल ली, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन देखोगे तो +L/3 इसकी -2L/3, मास से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, तो चेक करो ये टर्म तुम्हारी वहां पे 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। तो समेशन ऑफ mi इंटू RICM, ये वैल्यू तो वहां पे क्या हो गई, 0 बन गई वहां पे। अच्छा अब इस टर्म को चेक करो जरा, नेक्स्ट वाली टर्म को अगर चेक करोगे तो फिर से देखो वहां पे हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है इसका मास m, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, एक और पार्टिकल है इसका मास 2m, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर देखोगे तो क्या थी वहां पे, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 अपॉन टोटल मास कितना हो गया 3m, वहां पे चाहो तो दोनों का मास m ही कर दो वहां पे, तो ये हो जाएगा m इंटू 2 m इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2m, तो ये हो जाएगा 6m/2m, तो ये हो जाएगा 3। बताओ ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है कि नहीं है वहां पे, 3 वहां पे, और ये पॉजिटिव निकल के आ रही है। इसका मतलब है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास राइट की ओर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा इस टर्म को देखो, इस टर्म का मतलब ये तो RCM है, इस टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, साथ में मास से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ जरा, अब बताओ सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर इस पार्टिकल को देखोगे, अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के इस पार्टिकल को देखोगे तो इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी, मास से मल्टीप्लाई करो तो m इंटू 1। अच्छा सेंटर ऑफ मास बैठ के अगर इस पार्टिकल देखोगे तो ये पार्टिकल लेफ्ट की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, कितने से, क्योंकि ये खुद 3 से आगे जा रहा है और ये 2 से पास आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर इस पार्टिकल देखोगे तो ये पार्टिकल कहां जा रहा होगा, लेफ्ट की ओर जा रहा होगा, कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड से वहां पे। तो अगले स्टेप में तुम क्या करो, -1 इंटू m ऐड करने पे क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के पार्टिकल की वेलोसिटी देख रहे हैं और मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एक्चुअली क्या है, लीनियर मोमेंटम है कि नहीं है, ये बेसिकली पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये टर्म भी वहां पे क्या आ गई, 0 आ गई वहां पे। तो अब टर्म क्या बच रही है, टर्म बच रही है ICM ओमेगा प्लस RCM क्रॉस, इसको लिख सकते हो वहां पे MVCM भी। तो फाइनली जो एंगुलर मोमेंटम आता है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये रोटेशनल मोशन के कारण है और ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण है। अब देखो डेरिवेशन नहीं है एग्जाम में या सिलेबस में, डेरिवेशन की बात नहीं करता है, मेनली ये रिजल्ट है जो हमें याद रहना चाहिए। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, साथ में कोई बॉडी वहां पे क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है, और अगर हमें उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो पहले क्या करो, एक बार सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ। सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठोगे तो पूरी बॉडी रोटेट कर रही होगी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिख दो I ओमेगा वेक्टर फॉर्म में, प्लस अगले स्टेप में अगर हम बात करें RCM क्रॉस MVCM, तो इसका मतलब है कि अगले स्टेप में हमें सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, किसके अबाउट, फिक्स पॉइंट O के अबाउट वहां पे। तो उस केस में पूरा मास कहां पे मान लो, सेंटर ऑफ मास पे मान लो।
तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम इनटू मल्टीप्लाई कर दो आरसीएम, तो ये सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, फिर से एक बार समझ लो। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही है तो पहले एक बार हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। अब सेंटर ऑफ मास से उतर जाओ, ग्राउंड पे आओ, पूरे को एक पार्टिकल मान लो, वो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे होगा और उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख दो किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो यही बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करती है। जैसे एक एग्जांपल लिखो वहां पे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया मिलेगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज सेट इनटू अ मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ अ स्पीड v इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास एक डिस्क है, इसको v स्पीड दी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो v यहां पे क्या है, v यहां पे हो गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको एंगुलर वेलोसिटी भी दी गई है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू दी है कितनी, v बाय आर। तो अगर यहां पे हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी कर रहा है और साथ में ये ऑब्जेक्ट वहां पे क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ ऑफ द डिस्क। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ है, इस पॉइंट के अबाउट हमें पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करें, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे तो बॉडी रोटेट कर रही है, तो वहां पे लिखोगे आई इंटू ओमेगा। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, इसको बोल दो एक्स एक्सिस, इसको बोल दो वाई एक्सिस। ओमेगा जा रहा है अंदर की ओर, तो लिखो वहां पे आई की वैल्यू हो गई, डिस्क बोल रहा है तो एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ओमेगा इंटू के कैप। देखो है कि नहीं वहां पे, ये हो जाएगा आईसीएम इंटू ओमेगा, ओमेगा अंदर की ओर जा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम वहां पे हो जाएगा आईसीएम इंटू ओमेगा, वेक्टर फॉर्म में माइनस के कैप। तो ये तो हो गया पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब अगले स्टेप में पूरे को एक पार्टिकल कंसीडर कर लो। पूरे को अगर पार्टिकल कंसीडर करोगे तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया m इंटू वीसीएम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पे कितना है r। अब डायरेक्शन देखो जरा, r क्रॉस p करो, o पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ये r वेक्टर होगा, ये p वेक्टर होगा, इसको आगे लेके जाओ, r क्रॉस p करो, डायरेक्शन इनवर्ड है तो इसको भी लिखो वहां पे माइनस k कैप। ओमेगा की जगह पुट कर दो वहां पे तुम v बाय आर, तो एल नॉट की वैल्यू वहां पे हो जाएगी ओमेगा की जगह v बाय आर, तो ये हो जाएगा एम वी आर बाय 2 माइनस एम वी आर के कैप। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा माइनस 3 एम वी आर बाय 2 के कैप। तो यही वहां पे क्या होगा, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो हम क्या करेंगे, एक बार सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई ओमेगा लगा देंगे, फिर वापस ग्राउंड पे आएंगे। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अब सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करो और उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकाल दो विथ रेस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट ओ वहां पे। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, तुम्हें क्लियरिटी मिलेगी किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे देखो वहां पे
अब मैं बोल रहा हूं कि एक डायग्राम है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हम बात कर रहे हैं एक सेटअप की या डायग्राम की। डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और सरफेस मेरे सभी वहां पे स्मूथ हैं। यहां पे एक रॉड को लाके प्लेस किया गया और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा भी जो आईआईटी में आ चुका है वहां पे। यानी आईआईटी में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं बोल रहा हूं कि टेबल है, टेबल मेरा फ्रिक्शनलेस है, टेबल के ऊपर हमने एक रॉड को लाके प्लेस किया है, रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ वहां पे क्या है l है। तो रॉड का मास m, रॉड की लेंथ वहां पे क्या है l है। अब यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m है और पार्टिकल u वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है और ये पार्टिकल रॉड के किसी एंड को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। अब जब भी ये पार्टिकल हिट करेगा तो दो चीजें पॉसिबल हैं, या तो ये पार्टिकल इससे स्टिक कर जाएगा या फिर ये पार्टिकल क्या करेगा, रिबाउंड कर जाएगा वहां पे, या फिर ये हो सकता है कि पार्टिकल रेस्ट में आ जाए, कुछ भी चीज पॉसिबल है वहां पे। तो मान लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल रॉड को हिट करता है और हिट करने के बाद ये पार्टिकल मेरा वहां पे क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। और ऐसा भी, ये डिपेंड कर रहा है कोलिजन के नेचर के ऊपर, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टिकल रिबाउंड कर जाए या फिर ये पार्टिकल स्टिक कर जाए। तो बाकी हम केस कंसीडर करेंगे। अभी इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल रॉड को हिट करता है और हिट करने के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। अब मैं अगर इस रॉड की बात करूं तो इससे पहले जो हमने केसेस कंसीडर किए थे लास्ट क्लास में, तो वहां पे रॉड हमारी हिंज थी। रॉड अगर हिंज थी इसका मतलब है कि रॉड उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती थी, लेकिन यहां पे रॉड जो है, ये रॉड है फ्री टू रोटेट। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई रॉड फ्री टू रोटेट होगी और कोई भी पार्टिकल टकराएगा और टकराने के बाद स्टिक भी कर गया, तो जो भी सिस्टम रहेगा वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी सिस्टम रहेगा वो ट्रांसलेट भी करेगा और साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, रोटेट भी करेगा। तो इस केस में जैसे ये पार्टिकल इस रॉड को हिट करता है तो ये रॉड जो रहती है वो ट्रांसलेट भी करेगी और साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करेगी। तो जब ट्रांसलेट करेगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM और साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होगा। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड प्लस पार्टिकल, इन दोनों को मिला के हम डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम। तो जो भी रॉड प्लस पार्टिकल है उसको मिला के हमने डिफाइन किया है वहां पे सिस्टम। तो रॉड प्लस पार्टिकल, ये तो हो गया मेरा सिस्टम वहां पे। अच्छा, हमें अब ये बताओ, ये अगर डायग्राम XY प्लेन में है तो पार्टिकल और रॉड के बीच में लगने वाला फोर्स तो वहां पे क्या है, इंटरनल है। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्स टेबल की नॉर्मल है और वेट है। तो नॉर्मल की बात करें या वेट की बात करें, ये सभी फोर्स Z एक्सिस के अलोंग है। अगर हम बात करें X एक्सिस की, अगर हम बात करें वहां पे X एक्सिस की और Y एक्सिस की, तो X एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स है क्या, ना ही कोई फोर्स है Y एक्सिस के अलोंग। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जब ये पार्टिकल इस रॉड को हिट करता है तो रॉड ट्रांसलेट भी करेगी और साथ में ये रॉड वहां पे रोटेट भी करेगी। अच्छा, जो भी पार्टिकल ने फोर्स अप्लाई किया है वो कहां अप्लाई किया है, वो राइट की ओर अप्लाई किया है। जब ये पार्टिकल टकराएगा तो पार्टिकल फोर्स राइट की ओर अप्लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, सेंटर ऑफ मास राइट की ओर चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये रॉड साथ में इस तरह से रोटेट भी कर रही होगी, तो इस तरह से रॉड ट्रांसलेट भी कर रही है, साथ में रॉड वहां पे क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है।
कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो डायग्राम तुम्हारा इस तरह से भी आ जाता है वहां पे। अच्छा, अब एक चीज और देखो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, तो सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो एक बार कोलिजन अगर कंप्लीट हो गया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाएं, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाएं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? एक्सटर्नल फोर्स तो जेड एक्सिस के अलोंग ही है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो जेड एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। जेड एक्सिस के अबाउट अगर कोई टॉर्क नहीं बन रहा है, इसका मतलब है ओमेगा में भी कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से समझो इस चीज को, मैंने क्या बोला है, जब ये पार्टिकल रॉड को हिट करेगा तो इसने फोर्स कहां अप्लाई किया? राइट की ओर अप्लाई किया, तो सेंटर ऑफ मास राइट की ओर चलना स्टार्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस है। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या बोली? सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाएं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं और एक एक्सिस पास करा दें, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे, अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर तुम देख रहे हो तो नॉर्मल और वेट इनका टॉर्क जीरो है, टॉर्क अगर जीरो है तो ओमेगा वहां पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे बैठा है, अगर कोई ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पे बैठा है तो उसको एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाई देगी। यानी सेंटर ऑफ मास पे अगर बैठ के देख रहे हैं तो बॉडी केवल रोटेट कर रही होगी, वो भी रोटेट कर रही होगी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। अच्छा, इस तरह से जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, यहां पे जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके क्या हैं? ये जो मोशन है, इस मोशन को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो जो भी रॉड का मोशन है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक बार हम कंसीडर करेंगे रॉड का ट्रांसलेशनल मोशन, एक बार हम कंसीडर करेंगे वहां पे रॉड का ट्रांसलेशनल मोशन, और जब ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी वीसीएम होगी। तो ध्यान रखना, बॉडी यहां पे ट्रांसलेट भी कर रही है, साथ में बॉडी रोटेट भी कर रही है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, एक बार ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करो, दूसरी बार कंसीडर करो बॉडी का रोटेशनल मोशन, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जो भी बॉडी है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरी बार वहां पे क्या है? रोटेशनल मोशन। इन दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तब जाके हमें ये रॉड का रिजल्टेंट मोशन मिलेगा। अच्छा, अब चेक करो यहां पे इस केस में क्या क्या चीजें कंजर्व होगी। तो पहला रिजल्ट ध्यान रखना है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है। इसका मतलब है सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्सिस के अलोंग जीरो है तो उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम मेरा वहां पे क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा वहां पे। फिर नेक्स्ट वहां पे क्या बोलोगे? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अच्छा, अब लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व कराओगे? तो वो लिख सकते हो वहां पे, इनिशियली m इंटू यू, रॉड का जीरो, बाद में पार्टिकल का जीरो, और रॉड का वहां पे क्या हो जाएगा? रॉड का हो जाएगा m इंटू वीसीएम, क्योंकि हमने कंसीडर किया है रॉड का ट्रांसलेशनल मोशन। तो चेक करो ये है कि नहीं है वहां पे। तो जब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे तो उस केस में पूरे को हम क्या मान लेंगे? पार्टिकल मान लेंगे, और पार्टिकल मानोगे तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वीसीएम वहां पे।
अच्छा, अब अगले स्टेप में देखो वहां पे क्या चीज कंजर्व होगी। यहां पे ध्यान है ना, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। हमने एक एक्सिस फिक्स कर दी, यहां कहीं हमने एक्सिस फिक्स कर दी, ध्यान है एक्सिस मेरी मूवेबल नहीं है, एक्सिस मैंने फिक्स कर दी है, तो यहां पे हमने एक एक्सिस फिक्स कर दी। इमेजिन करिए कि हमारी एक्सिस फिक्स्ड है। अब बताओ इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क बनेगा क्या? इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो तो इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल और वेट का कोई टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब कैसे कंजर्व होगा? तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम, इस तरह के क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब कैसे कंजर्व करेंगे? ध्यान रखना, एक्सिस मेरी फिक्स्ड है, यहां पे हमने एक एक्सिस इमेजिन करी है और उस इमेजिनरी एक्सिस को हमने फिक्स कर दिया, तो इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mu इंटू L/2, रॉड का 0। और करके देखोगे यहां पे R क्रॉस P अंदर की ओर जा रहा होगा वहां पे। बाद में अगर देखोगे एक्सिस तो तुम्हारी क्या है? फिक्स्ड है, पार्टिकल रेस्ट में आ गया, पार्टिकल का 0। अब ये जो रॉड है, ये रॉड तो ट्रांसलेट भी कर रही है, साथ में ये रॉड रोटेट भी कर रही है। अब इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करें? पहले सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास बैठ के देखोगे तो ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, तो इसको हम लिखेंगे ICM इंटू ओमेगा प्लस, तो एक बार मैंने क्या बोला? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के एंगुलर मोमेंटम लिखो I ओमेगा। अगले स्टेप में सेंटर ऑफ मास से उतर के वापस फिक्स पॉइंट पे आ जाओ। अब इस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखो। फॉर्मूला नहीं दे, फॉर्मूला था वहां पे ICM ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस क्या था? RCM क्रॉस वहां पे क्या था? MVCM था वहां पे। तो अब वहां पे हमें क्या करना है? इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो बताओ यही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं होगा? RCM, और VCM भी इस डायरेक्शन में है कि नहीं है वहां पे? और फॉर्मूला वहां पे क्या था? फॉर्मूला था समेशन ऑफ MI RCM क्रॉस VCM, तो ये टर्म वहां पे 0 हो जाएगी। नहीं समझना है? मैंने क्या बोला? यहां पे एक एक्सिस फिक्स करी, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया mu इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पार्टिकल रेस्ट में आ गया, पार्टिकल का इनिशियली एंगुलर मोमेंटम इतना था, रॉड का 0 था, पार्टिकल बाद में रेस्ट में आ गया। अब ये रॉड ट्रांसलेट भी कर रही है, साथ में रॉड रोटेट भी कर रही है, तो रॉड जब ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करेगी तो हम क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे तो ICM ओमेगा, तो ICM ओमेगा लिख देंगे, उसका डायरेक्शन इनवर्ड है। यहां पे देखोगे तो डायरेक्शन इनवर्ड ही जाएगा, R क्रॉस P करके देखना, वहां पे यहां पे R आएगा, यहां पे P आएगा, अंदर की ओर जा रहा है। अच्छा, अब एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया, अगले स्टेप में क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास को देखो, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम इसी डायरेक्शन में। अब बताओ, एक तो था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो तो ICM ओमेगा था, अगले स्टेप में फिक्स पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम। तो फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रही है, MVCM यहीं से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो सेकंड वाली टर्म 0 आ जाती है। इसका मतलब है कि देखो एंगुलर मोमेंटम तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हैं, लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास से ही लेंगे तो होता क्या है? पहली वाली टर्म आती है, सेकंड वाली टर्म 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है? क्योंकि अगले स्टेप में सेंटर ऑफ मास का हम एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम रहेगा उसकी लाइन ऑफ एक्शन इस एक्सिस से पास कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो सेकंड वाली टर्म अपने आप क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी वहां पे। और कोलिजन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल को वहां पे क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे वहां पे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। ध्यान रखना, अगर ये पार्टिकल इससे स्टिक कर गया, अगर ये पार्टिकल इससे स्टिक कर गया तो ये रॉड ट्रांसलेट भी करेगी, रोटेट भी करेगी,
लेकिन किसके अबाउट रोटेट करेगी? ये रोटेट करेगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ध्यान रखना, अगर ये पार्टिकल स्टिक कर जाता, ये चीज ध्यान रखना है थ्योरी में, अगर ये पार्टिकल इससे स्टिक कर गया तो सेंटर ऑफ मास ऊपर कहीं शिफ्ट कर जाएगा। तो अब ये सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी करेगा और साथ में ये रोटेट भी करेगा। तो अब डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये रॉड वहां पे ट्रांसलेट भी कर रही है, ये रॉड वहां पे ट्रांसलेट भी कर रही है और साथ में ये रॉड वहां पे क्या कर रही है? रोटेट भी कर रही है। तो मैंने क्या बोला है, पार्टिकल अगर स्टिक नहीं करता है तब तो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बॉडी रोटेट करेगी, साथ में सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी करेगा। लेकिन अगर पार्टिकल स्टिक कर गया तो हम न्यू सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करेंगे और इसी पॉइंट के अबाउट या इसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे? कंजर्व कराएंगे। तो अब आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जहां पे यही प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है? यूज करना है। वैसे मैं चेक करता हूं, एक आईआईटी का क्वेश्चन है 2000 का, अगर वो क्वेश्चन दिख जाता है तो पूरे कॉन्सेप्ट तुम्हारे वहां पे क्लियर हो जाएंगे उसी क्वेश्चन से। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चेक कर रहा हूं अगर वो क्वेश्चन मिल जाता है तो एक ही क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन है 2000 का क्वेश्चन था, ये आईआईटी का। एक मिनट रुको जरा। अगर वो क्वेश्चन होता, चलो तब भी एक क्वेश्चन लिखो यार, फिर चेक करते हैं अगर मिलता है तो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ रॉड ए बी ऑफ मास 2m एंड लेंथ l इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड का मास 2m है, लेंथ l है, और इस रॉड को हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाके प्लेस किया है हॉरिजॉन्टल। अ पार्टिकल ऑफ मास m ट्रैवलिंग अलोंग द सरफेस हिट्स द एंड a। तो यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ये ट्रैवल कर रहा है और ये हिट कर रहा है रॉड के एंड a को। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पार्टिकल ऑफ मास m ट्रैवलिंग अलोंग द सरफेस hits the end A of the rod with a velocity v0 in a direction perpendicular to AB। तो ध्यान है, ये पार्टिकल परपेंडिकुलरली वहां पे क्या कर रहा है? हिट कर रहा है A एंड को।
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, द कोलिजन इज इलास्टिक, द कोलिजन इज इलास्टिक, आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी कोलिजन है, कोलिजन का नेचर वहां पे परफेक्टली इलास्टिक है। अब क्या बोल रहा है वहां पे, आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, कोलिजन का नेचर परफेक्टली इलास्टिक है और आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल जो है ये रेस्ट में आ जाता है। तो अब मैंने क्या बोला है, पार्टिकल स्टिक तो नहीं कर रहा है, तो अब ये जो रॉड रहेगी, रॉड का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी करेगा और साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी मिलेगी। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, फाइंड आउट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी कितनी मिली और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई। तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले पूरे को मान लो सिस्टम, डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है, नॉर्मल mg परपेंडिकुलर टू बोर्ड है। अब मैंने क्या, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराओ, तो m इंटू वी नॉट, रॉड का 0, बाद में पार्टिकल 0, रॉड का हो जाएगा 2m इंटू VCM, तो जो भी सेंटर ऑफ मास रहेगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट बाय 2। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी, तो ये हो जाएगा वहां पे कितना, v नॉट बाय 2। अब अगले स्टेप में मैंने क्या बोला है, यहां पे एक एक्सिस पास कराओ सेंटर ऑफ मास से, अब इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराओगे तो यहां पे लिखोगे mv नॉट इंटू एल बाय 2, रॉड का 0। ध्यान है, एक्सिस मेरी फिक्स्ड है, तो इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट देखोगे तो ये पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया। अब ये रॉड ट्रांसलेट भी कर रही है, साथ में ये रॉड वहां पे क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, तो एक बार सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो ml स्क्वायर बाय 12, तो मास तो था 2m l स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा प्लस, अब इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम यहीं से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो दूसरी टर्म वहां पे 0 हो जाएगी वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या हो गया, m v नॉट l बाय 2, ये हो जाएगा m l स्क्वायर बाय 6, तो ओमेगा वहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 3v नॉट बाय l। तो जब कोलिजन कंप्लीट होगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इतनी रॉड को एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी और ये सेंटर ऑफ मास की वहां पे लीनियर वेलोसिटी रही होगी वहां पे। रुको जरा क्वेश्चन चेक करने दो, वाला मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो एक क्वेश्चन तो लेते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा एक आइडिया मिलेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r रेस्ट फ्लैट ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। तो हमारे पास एक रिंग है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे हमारे पास एक रिंग है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहां पे रिंग, रिंग का मास m, रेडियस r, डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये रिंग मेरा फ्री है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r रेस्ट फ्लैट ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस एज शोन इन फिगर। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स इनइलास्टिकली। तो यहां पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m, पार्टिकल की वेलोसिटी v, पार्टिकल कोलाइड कर रहा है और कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। इसका मतलब है आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल इससे क्या कर गया, स्टिक कर गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द सिस्टम रोटेट्स आफ्टर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द रिंग इज। तो बताना है कि जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होता है तो उस केस में सिस्टम को एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिलती है। और हमें मालूम है कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है, कोई रिजिड बॉडी मूव करती है, तो हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पे हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं, ध्यान ना। अब जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहां चला जाएगा, इसका मास m, इसका मास भी m, तो सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो r/2 पे आएगा। तो ये r/2 पे हमारी सेंटर ऑफ मास की न्यू लोकेशन होगी। अब जैसे ये पार्टिकल इसको हिट करेगा तो एक तो सेंटर ऑफ मास को लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिल जाएगी। लीनियर वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी होती तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, m इंटू वी, रिंग का 0, बाद में टोटल मास 2m इंटू VCM। तो यहां से हमें सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी मिल जाती है। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, तो एक्सिस यहां से पास कराओ। बताओ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mv इंटू r/2, देखो है कि नहीं है, पार्टिकल का जो आएगा वो आएगा mv इंटू r/2 इस एक्सिस के अबाउट, रिंग का 0। अब क्या होगा, ये पार्टिकल इससे स्टिक कर गया, है कि नहीं। अब पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे वहां पे ICM इंटू ओमेगा प्लस ये एक्सिस है, कुछ टाइम बाद ये आगे जाएगा, कुछ टाइम बाद ये आगे जाएगा, लेकिन इसके अबाउट रोटेशनल मोशन होता रहेगा वहां पर। तो मैं बोल रहा हूं कि जब ये पॉइंट आगे जाएगा तो इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका लीनियर मोमेंटम इसी एक्सिस से पास करेगा। तो जो सेकंड वाली टर्म रहती है वो अपने आप वहां पे क्या होती है, 0 हो जाती है। अब ICM लेना है, पार्टिकल का क्या होगा, सबसे पहले रिंग का लो, रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²। अब इसको इसके अबाउट ट्रांसफर करना है तो m इंटू r/2 का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr², इसको इसके अबाउट ट्रांसफर करोगे तो m इंटू r/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है तो m इंटू r/2 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हो जाएगा mr², mr²/4, mr²/4, तो ये हो जाएगा mr²/2, तो ये हो जाएगा, देखो I की वैल्यू इतनी आ रही कि नहीं आ रही है। तो अगले स्टेप में mv r/2, ICM 3mr²/2 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी एक आर कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट हो जाएगा v/3r। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक में दिया है v/2r, v/3r, 2v/3r और 3v/4r। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन वहां पर।
यही आंसर दिया है वहां पे। क्लियर? तो रिजल्ट ध्यान रखना है, अगर पार्टिकल स्टिक कर गया, अगर पार्टिकल स्टिक कर जाता है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी करेगा, साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी क्या कर रही होगी, रोटेट भी कर रही होगी वहां पे। तो वहां पे हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एक्सिस पास कराओगे तो कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म अपने आप वहां पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब जो मुझे एक दो क्वेश्चन मिले वो तो मैंने करवा दिए वहां पे, लेकिन अगर देखोगे तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो अगली क्लास में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जो जेई के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एक बार चेक करना है, जेई का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है 2000 या 2001 का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उसमें क्या करता है, पार्टिकल हिट करता है और हिट करने के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक था। तो वहां पे कुछ कैलकुलेशन थे, तो m/m का रेशियो कैलकुलेट करना था, फिर कुछ टाइम बाद रॉड की पोजीशन निकालनी थी, कुछ टाइम बाद पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी थी। तो अगली क्लास में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी तुम्हें क्या करना है, इसकी थ्योरी एक बार पढ़ के देखो और इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। तो करके देखो वहां पे इतना तुम लोग।